नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। न्यूज मित्रों, जहां लहरों की गूंज में इतिहास बोलता है और जहां आस्था केवल पूजा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का स्वर बन जाती है, जहां हर पत्थर सदियों के संघर्ष की कहानी कहता है, वही सोमनाथ धाम एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम क्षण का साक्षी बना। जब पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में नतमस्तक दिखाई दिया। अरब सागर के तट पर स्थित यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसे न आक्रमण झुका सके, न समय मिटा सका। बार बार टूटा लेकिन हर बार पहले से अधिक तेजस्विता के साथ खड़ा हुआ और दुनिया को बताता रहा कि सनातन की जड़ें केवल भूमि में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। अरब सागर की लहरों के बीच शंखनाद की दिव्य ध्वनि के साथ वैदिक मंत्रों की पवित्र गूंज में जब सोमनाथ धाम एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का साक्षी बना, तब केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था बल्कि भारत की आत्मा, भारत की चेतना और भारत की अमर सभ्यता का जय घोष सुनाई दे रहा था। हजारों वर्षों की आंधियों, संघर्षों और विनाश के प्रयासों के बाद भी अडिग खड़ा है, अमर खड़ा है और विश्व को अपनी सनातन शक्ति का परिचय दे रहा है। गुजरात के पावन क्षेत्र में स्थित भगवान सोमनाथ का मंदिर, जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है, जहां हर लहर सभ्यता की कहानी सुनाती है और जहां हर श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करता बल्कि भारत की आत्मा को महसूस करता है। उसी सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेकर पूरे देश को उस गौरवशाली यात्रा का स्मरण कराया जो केवल 75 वर्षों की नहीं बल्कि 1000 वर्षों की अमर चेतना की यात्रा है। प्रधानमंत्री जब सोमनाथ धाम पहुंचे तो वातावरण केवल धार्मिक नहीं था, वह भावनाओं से भरा हुआ था। समुद्र की लहरें मानो इतिहास का संगीत गा रही थी। वैदिक मंत्र भारत की सनातन परंपरा का उद्घोष कर रहे थे और करोड़ों भारतीयों का गर्व उस क्षण में समाहित दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर 1947 में भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह स्वतंत्र भारत की आत्मा का सार था, क्योंकि सोमनाथ केवल मंदिर नहीं है, सोमनाथ भारत की पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। सोमनाथ उस विश्वास का नाम है जिसे तलवारें मिटा नहीं सकी, जिसे आक्रमणकारी झुका नहीं सके और जिसे समय पराजित नहीं कर सका। समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं।
लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है।
11 मई 1998 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। न्यूज मित्रों, अब बात केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं है, बात उस जिम्मेदारी की है जो हर नागरिक के कंधों पर आज पहले से कहीं ज्यादा आ चुकी है। दुनिया इस समय अस्थिरता के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर घर की रसोई तक पहुंचता है, सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तक पहुंचता है, बाजार की कीमतों तक पहुंचता है और आम आदमी की जेब तक महसूस होता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। तेल के दाम लगातार दबाव में हैं, सप्लाई चेन प्रभावित है और ऐसे समय में भारत जैसे विशाल देश के लिए हर बूंद ईंधन की कीमत केवल रुपए में नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी में भी मापी जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक ऐसी अपील की है जो केवल सरकार का संदेश नहीं बल्कि आने वाले समय की आवश्यकता बन चुकी है। कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग कीजिए, जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाइए, कार पुलिंग को बढ़ावा दीजिए, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दीजिए और देश की ऊर्जा बचाने के लिए इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाइए। सोचिए, अगर देश का हर नागरिक रोज केवल 1 लीटर ईंधन की बचत करे तो करोड़ों लीटर तेल बचाया जा सकता है। अगर लाखों लोग सप्ताह में 2 दिन भी घर से काम करें तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन बचेगा, प्रदूषण घटेगा और देश की विदेशी मुद्रा की भी रक्षा होगी। यह केवल एक सरकारी सलाह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय अनुशासन है।
एक सामूहिक संकल्प है और वही संकल्प किसी भी संकट के समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता है। कोरोना काल याद कीजिए, जब पूरे देश ने मिलकर अनुशासन दिखाया था। ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, ऑफिस घरों से चले, बच्चों की पढ़ाई डिजिटल माध्यम से जारी रही और भारत ने दुनिया को दिखाया कि कठिन समय में हम खुद को बदलना जानते हैं। आज फिर वही समय है, फिर वही आवश्यकता है, फिर वही जिम्मेदारी है। हर वह अनावश्यक यात्रा जिसे टाला जा सकता है, टाल दीजिए। हर वह मीटिंग जो ऑनलाइन हो सकती है, उसे डिजिटल माध्यम से कीजिए। हर वह व्यक्ति जो अकेले कार लेकर निकलता है, वह कार पुलिंग का हिस्सा बने। मेट्रो, बस, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पैदल चलने जैसी आदतों को अपनाइए, क्योंकि यह केवल ईंधन बचाने की बात नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। जब देश संकट के समय एकजुट होकर छोटे छोटे त्याग करता है, तभी बड़े संकटों पर विजय मिलती है। युद्ध केवल सीमा पर लड़ने वाले सैनिक ही नहीं जीतते, देश का नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर उस लड़ाई का हिस्सा बनता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। दुर्भाग्य देखिए, जब देश को एकजुटता की जरूरत है, जब जनता से सहयोग मांगा जा रहा है, तब कुछ विपक्षी नेता इस गंभीर अपील में भी राजनीति खोजने में लगे हैं। राहुल गांधी ने तंज कसा, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर व्यंग किए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर राष्ट्रीय अपील को राजनीति के चश्मे से देखना ही आज की राजनीति का नया चरित्र बन गया है? देश संकट के समय खड़ा है, सरकार जनता से सहयोग मांग रही है और विपक्ष का एक हिस्सा जनता को जागरूक करने के बजाय केवल राजनीतिक अवसर तलाशने में लगा दिखाई दे रहा है। क्या पेट्रोल डीजल बचाने की अपील गलत है? क्या वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह गलत है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देना गलत है? क्या देश की विदेशी मुद्रा बचाना गलत है? अगर नहीं, तो फिर केवल विरोध करने के लिए विरोध क्यों? यह वही भारत है जिसने कोरोना काल में अनुशासन दिखाया था, जब लाखों लोगों ने घर से काम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, डिजिटल माध्यम अपनाए और देश ने मिलकर एक बड़े संकट का सामना किया। लेकिन कुछ नेताओं की राजनीति देखिए, उन्हें जनता को जागरूक करने से ज्यादा चिंता अपनी बयानबाजी की दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो देश हित से पहले राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही हो। प्रधानमंत्री की अपील कोई राजनीतिक नारा नहीं है, यह आने वाले समय की चेतावनी भी है और देश को तैयार करने का प्रयास भी। हर वह दफ्तर जहां ऑनलाइन काम संभव है, उसे वर्क फ्रॉम होम पर विचार करना होगा। हर वह नागरिक जो राष्ट्र हित को समझता है, उसे छोटे छोटे बदलाव अपनाने होंगे, क्योंकि संकट के समय केवल सरकारें नहीं लड़ती, देश की जनता भी उस लड़ाई की सहभागी बनती है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो।
लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो। साथियों, भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं, और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। सवाल केवल तेल बचाने का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो तय करेगी कि संकट के समय देश एकजुट होकर खड़ा होता है या फिर राजनीति के शोर में राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दब जाती हैं। जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही हो, तब हर बूंद ईंधन केवल वाहन नहीं चलाती, वह देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा और देश के भविष्य को भी प्रभावित करती है। ऐसे समय में अगर सरकार जनता से सहयोग मांगती है तो उसे राजनीति नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे इसी पते पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।